हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन आंसर्स को। चैप्टर का नाम था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल। तो कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर्स को कर रहे हैं, तो साथ ही साथ आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक है वो भी डिस्कस करने हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपने जो क्वेश्चन है उन्हें स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्लास सबसे पहले हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे हमने अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आया है उसमें हमसे पूछा गया है विच प्लास्टिड आर कलरलेस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से प्लास्टिड रंगहीन होते हैं। ऑप्शंस हमारे पास आते हैं क्रोमोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट है, नेक्स्ट है ऑल ऑफ द अबव यानी कि सभी जो हैं वो रंगहीन होते हैं, लास्ट कहता है नन ऑफ द अबव यानी कि इनमें से कोई भी रंगहीन प्लास्टिड नहीं है। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि क्रोमो का मतलब होता है कलर, ठीक है। क्रोमो जो वर्ड है वो कलर से रिलेटेड है। तो क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है कि जो रंगीन प्लास्टिड होते हैं, ऐसे प्लास्टिड जिनमें कलर होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है ऐसे प्लास्टिड जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी कि जो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है वो पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट ऐसे होते हैं जिनमें कोई कलर नहीं पाया जाता है। नॉर्मली ये कैसे होते हैं, व्हाइटिश कलर के होते हैं। फंक्शन क्या है इनका, स्टोरेज का फंक्शन है। तो आंसर हमें मिल जाता है रंगहीन, यानी कि जिनमें रंग नहीं पाए जाते हैं, वो कौन सा है, ल्यूकोप्लास्ट है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया है उसमें हमसे पूछा गया है एन unripe green fruit changes color when it ripen, the reason being, यानी कि कच्चा हरा फल पकने के बाद अपना रंग बदल देता है, इसका क्या कारण है। तो ऑप्शंस में पहला ऑप्शन कहता है कि जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट चेंजेस टू क्लोरोफिल, यानी कि क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल में बदल जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो रंगीन प्लास्टिड है जिसमें डिफरेंट कलर्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट में बदल जाता है। क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है ग्रीन पिगमेंट यहाँ पर होगा, तो जो रंगीन फल है वो हरे रंग में बदलेगा। तो ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने कहा है कि जो कच्चा फल है जो हरे रंग का है वो अपना रंग बदलता है, ना कि हरे रंग में बदलता है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत होगा। दूसरा कहता है क्रोमोप्लास्ट चेंजेस टू क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोप्लास्ट क्रोमोसोम में बदल जाता है। आपने कहा क्रोमोप्लास्ट क्रोमोसोम में नहीं बदलेगा, ठीक है। थर्ड कहता है जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम चेंजेस टू क्रोमोप्लास्ट, जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाते हैं। हमने कहा क्रोमोसोम चेंज नहीं होते हैं, हाँ उनमें जो जेनेटिक मटेरियल है उनकी वजह से प्रोटीन बनती है और तब हमें कैरेक्टर दिखते हैं, बट जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित नहीं होगा। नेक्स्ट कहता है क्लोरोप्लास्ट चेंजेस टू क्रोमोप्लास्ट, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है ग्रीन पिगमेंट, यानी कि हरा रंग जो है वो क्रोमोप्लास्ट में बदलेगा। क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है कि जो डिफरेंट कलर हैं, जैसे आपको लाल कलर दिखता है या आपको ऑरेंज कलर दिखता है या आपको येलो कलर दिखता है, जितने भी कलर आपको दिखते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, क्रोमोप्लास्ट कहेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, जिसमें हमने कहा क्लोरोप्लास्ट जब क्रोमोप्लास्ट में बदलेगा तभी हरा रंग जो है वो लाल, पीला या नारंगी रंग में परिवर्तित होता है। ठीक है, इजी है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपको होमवर्क में दिया गया था। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है आपसे द फिनोमेनॉन वेयर साइटोप्लाज्म श्रिंक इन अ हाइपरटोनिक मीडियम इज कॉल्ड, यानी कि वो घटना जहां साइटोप्लाज्म हाइपरटोनिक माध्यम में सिकुड़ जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शंस आपके आते हैं फ्रंटोलाइसिस है, सेकेंड है प्लाज्मोलाइसिस है, तीसरा है एसिडोलाइसिस है, चौथा है एलोलाइसिस है और लास्ट है नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो सबसे पहले हमने कहा हाइपोटोनिक माध्यम को अभी हमने नहीं यहाँ पे डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया है कि जो साइटोप्लाज्म है वो जब श्रिंक होता है तो कैसी कंडीशन आती है। तो हम देख रहे हैं कि जब हाइपरटोनिक जो साइटोप्लाज्म जब श्रिंक होता है, सिकुड़ता है, तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो गैप है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन इससे पहले हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हाइपरटोनिक माध्यम क्या होता है। ये हम कहाँ से पढ़ेंगे, हमने एक टॉपिक पढ़ा था ऑस्मोसिस और हमने पढ़ा था डिफ्यूजन। ये जो हमारे पास टॉपिक आया है ये कहाँ से आया है, जब हमने बात की थी कंपोनेंट्स ऑफ सेल, यानी कि सेल के घटक हमने पढ़े थे। हमने कहा था जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसे हम क्या कहेंगे,
एनिमल सेल में क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे, और प्लांट सेल में क्या कहेंगे, सेल वॉल कहेंगे। ठीक है, तो सेल वॉल हमने पढ़ा प्लांट सेल में। अब सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। जब हम सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को देख रहे थे तो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन में हमने कहा ये क्या करती है, आउटर स्ट्रक्चर है तो क्या देगी, यहाँ पे सुरक्षा देगी, प्रोटेक्शन में हेल्प करेगी, एक शेप देती है सेल को। तीसरी चीज हमने कहा जो परमिएबिलिटी है, यहाँ पे परमिएबिलिटी यानी कि पारगम्यता, वो यहाँ पर डिसाइड करती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसका मतलब क्या हुआ, जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर या उसके बाहर सिलेक्टेड चीजें ही आ जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज जो है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगी या हर चीज सेल मेम्ब्रेन से बाहर आ जाएगी। आपने कहा सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्शन करती है, जिस चीज की नीड सेल के अंदर है वो सेल के अंदर आ सकती है, जिस चीज की नीड सेल के अंदर नहीं है वो सेल से बाहर जा सकती है। और इसी को हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि चुनिंदा पारगम्य झिल्ली। ठीक है, यानी कि ये क्या करेगी, यहाँ पे सिलेक्शन करती है चीजों का। अब ये जो सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी है यहाँ पर, उसमें हम दो चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें पहला हम पढ़ते हैं डिफ्यूजन और दूसरा हम पढ़ते हैं ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन की बात हमने की थी जब हम गैसेस के बारे में बात कर रहे थे। ऑस्मोसिस की बात हमने तब की थी जब हम लिक्विड के बारे में बात कर रहे थे, स्पेशली हम बात कर रहे थे वाटर के बारे में। ठीक है, जैसे वाटर क्या है, एज अ सॉल्यूट भी हम देखते हैं, सॉल्वेंट भी हम देखते हैं। ठीक है, पानी क्या है, एज अ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जो कि विलायक है। तो सॉल्यूशन के घटक हमने पढ़े हैं, सॉल्यूशन के कंपोनेंट यानी कि विलयन के जो घटक होते हैं वो दो घटक होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि विलेय और विलायक। ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ये चीजें हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ी हैं, बेसिकली केमिस्ट्री का ही पार्ट है। तो विलेय और विलायक यानी कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो होते क्या हैं। देखो, सॉल्वेंट वो है जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, ठीक है, सॉल्यूट वो है जो कम क्वांटिटी में होता है। सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूट को अपने में डिसॉल्व करता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, हमने कहा पानी जो है वो सॉल्वेंट है जिसको हम विलायक कहते हैं। विलायक क्या करता है, विलेय को खुद में क्या करता है, यहाँ पे घुलने देता है या डिसॉल्व होने देता है। तो हम यहाँ पर जब पढ़ लेंगे ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस में हमने विलेय विलायक यानी कि हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कॉन्सेप्ट को देखा था, और इसी के बेसिस पे हमारे पास कुछ मीडियम आए थे, जैसे कि हाइपरटोनिक मीडियम, हाइपोटोनिक मीडियम एंड आइसोटोनिक मीडियम। अब हमारे पास क्वेश्चन आया था कि क्या होगा अगर किसी सेल को हाइपरटोनिक मीडियम में रखा गया, या क्या होगा अगर किसी सेल को हाइपरटोनिक मीडियम में रखा गया, हाइपोटोनिक मीडियम में रखा गया, आइसोटोनिक मीडियम में रखा गया। तो डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें रिजल्ट बता रखा है कि हाइपरटोनिक मीडियम में रखा तभी सेल सिकुड़ जाती है। ठीक है, लेकिन हाइपरटोनिक मीडियम होता क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो देखो, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने का मतलब यही है कि हम ये समझें, कुछ सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं देखना है बल्कि हमें उस पूरे टॉपिक को रिवाइज करना है। तो हाइपरटोनिक जो मीडियम है या हाइपरटोनिक जो माध्यम है, ये आया कहाँ से है, ऑस्मोसिस से आया है। तो आपको ऑस्मोसिस का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करना है। आपको कुछ टाइम दिया जा रहा है। ऑस्मोसिस के बारे में आप क्या जानते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक मीडियम क्या होते हैं, और क्या होता है जब इनमें सेल को रखा जाता है। एक बार जल्दी से आप लोग रिकॉल कर लेंगे। चलिए, तो आपने रिकॉल यहाँ पर किया होगा। अब एक बार ऑस्मोसिस को समझते हैं, ऑस्मोसिस होता क्या है।
ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली, या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसे हम कहते हैं, चुनिंदा पारगम्य झिल्ली हम कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं वाटर है, ठीक है। ये वाटर हमारे पास आता है। आपने कहा अगर हम देखें हाई कंसंट्रेशन वाटर की यहाँ है और लो कंसंट्रेशन वाटर की यहाँ है, तो वाटर कहाँ से कहाँ की ओर मूव करेगा? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर मूव करेगा, ठीक है। बस यही ऑस्मोसिस है, सिंपल सी चीज है, यही ऑस्मोसिस है कि जो यहाँ पर पानी है वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आता है। और ये मूवमेंट कब तक होगा? जब तक कि इनमें जो लेवल है वाटर का वो सेम ना हो जाए, ठीक है, एक जितना ना रहे, तब तक ये मूवमेंट होती रहेगी। ये होती है ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस के थ्रू ही हम यहाँ पर क्या देखते हैं? 3 मीडियम देखते हैं। अब ये चीजें हो गई है। देखो, हमने बात की थी यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। हमने कहा यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है वो किन किन चीजों से मिलकर के बना है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। सॉल्यूट को हम कहते हैं विलेय और सॉल्वेंट को हम कहते हैं विलायक। मैक्सिमम जो विलायक होते हैं वो होते हैं यहाँ पे वाटर, H2O, ठीक है। H2O का मतलब समझते हैं, ये होता है, ठीक है। तो आपने कहा यहाँ पर हम सेल जो है वो भी एक सॉल्यूशन ही हमारे पास आती है, जिसमें विलेय भी होगा तो उसमें विलायक भी होगा। और ऐसे ही हमारे पास हमने कहा कि हम 2 सॉल्यूशन लेंगे, तो हमने यहाँ पर लिए हैं चलो 3 कंटेनर हमने लिए हैं, सेम है। इन कंटेनर में हमने लिए हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। अभी हमें ये नहीं पता है कि कौन सा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, कौन सा यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और कौन सा यहाँ पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, 3 हमने यहाँ पे लिए हैं। क्या तीनों में हमने यहाँ पर क्या डाली है? सेल को यहाँ पर ऐड किया है। अच्छा, यहाँ पर हमने सॉल्यूशन के दिखाया है, तो कुछ डॉट है उससे हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे? सॉल्यूट को दिखाएंगे, ठीक है। ये तो जो आपको यहाँ पर येलो कलर में दिखाई दे रहा है ये तो सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्यूट को दिखाते हैं। ये हमारे पास सॉल्यूट है, ये भी हमारे पास सॉल्यूट है, ये भी हमारे पास क्या आता है? सॉल्यूट आता है। क्या होगा जब हमने इनमें सेल को यहाँ पर डाला? तो अब हम सेल बना ले, ये आती है हमारे पास सेल, ठीक है। और अगर हम सेल के अंदर यहाँ पे सॉल्यूट को बनाएं, ये सॉल्यूट है,
ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है सेंटर में, और जो यहाँ पर ब्लैक डॉट या ब्लू डॉट जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो सॉल्यूट हैं, और मैं यहाँ पे पॉइंट कर लेती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये तो है आपका क्या, सॉल्वेंट, और ये है आपका सॉल्यूट, ये है आपकी सेल, ये है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, क्लियर है, आप तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो आपके पास इमेजेस आई हैं, अकॉर्डिंग टू इमेज यहाँ पर आप ट्राई कीजिए कि सेल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इस सेल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पे दिखाना है, इस सेल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इस सेल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपको यहाँ पर दिखाना है। यहीं से आप समझेंगे तीनों प्रकार के सॉल्यूशन, और उनमें डालने पे सेल पे क्या फर्क पड़ता है या क्या असर होता है, ये हम यहाँ पर समझेंगे। चलो देखो, यहाँ पर हमें बेसिकली करना क्या है, हमें यहाँ पर देखना है, यहाँ पर रिलेट करना है कि जो हमारे पास दो सॉल्यूशन है, हमें सेल और जो हमारे पास ये जो कंटेनर में सॉल्यूशन है उनका कंपैरिजन करना है। सेम फिनोमिना है कि जो यहाँ पर मूवमेंट होगा वो क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होगा। ये बात हमें समझ में आ रही है, बस इसी के बेसिस पे आपको यहाँ पर अपना आंसर करना है, तो जल्दी से कीजिए। देखो अब समझो चीजों को, हमने कहा पहले सेल को देखते हैं, पहले जो हमारी फर्स्ट इमेज है अगर हम उसको देखें, फर्स्ट इमेज हमारी ये वाली है, उसमें अगर हम सेल को देखें, ये हमारी सेल है, अगर हम सेल को देखें तो सेल में जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, आउटर सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। ठीक है, अच्छा ध्यान रखो सॉल्यूट हमेशा कम होता है, सॉल्यूट क्या होगा, कम होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा यहाँ पे, ज्यादा होगा, लेकिन हमें कंपेयर करना है सेल और जो हमारा आउटर सॉल्यूशन है उसके बीच में हमें कंपैरिजन करना है। तो इसके बेसिस पे हमने क्या देखा, हमने कहा अगर हम अभी हम काउंट कर सकते हैं सॉल्यूट को, यहाँ पर तो हम काउंट कर सकते हैं, सेल के अंदर अगर हम सॉल्यूट को देखें तो हमने कहा 6 सॉल्यूट है, 6 पॉइंट हमें दिखाई दे रहे हैं। आउटर सॉल्यूशन में हमने देखा कि ये जो सॉल्यूट है इनका नंबर क्या है, कम है। ठीक है, इनका नंबर क्या होगा, कम होगा। अच्छा, अगर सॉल्यूट का यहाँ पर मूवमेंट तो क्या करेगा, सॉल्वेंट यहाँ पर कर रहा है, तो हमने कहा अगर सेल के अंदर सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटर सॉल्यूशन, इट मीन्स कि सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होगा, कम होगा, किसके कंपैरिजन में, आउटर सॉल्यूशन के कंपैरिजन, आउटर सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। देखो इसमें क्या है, जो सॉल्यूट है वो ज्यादा है, ठीक है, इसमें जो सॉल्यूट है वो क्या है, यहाँ पे कम है। ठीक है, अगर हम आउटर इन्वायरमेंट की बात करें कि सॉल्यूट कम है, इसका मतलब जो सॉल्वेंट है वो ज्यादा है, सॉल्वेंट है ज्यादा है। और अगर हम सेल की बात करें तो सेल में जो सॉल्वेंट है वो क्या है, कम है। तो सॉल्वेंट को देखो, सॉल्वेंट का मतलब है पानी को देखो, तो पानी का जो अमाउंट है वो कहाँ कम है, आपने कहा सेल के अंदर कम है, कहाँ ज्यादा है, आपने कहा सेल के बाहर ज्यादा है।
ठीक है। तो मूवमेंट कहाँ से होगी, ज्यादा से कम में होगी। अकॉर्डिंग टू यू यहाँ पर सेल श्रिंक करेगी या सेल यहाँ पर क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, क्या असर होगा, ठीक है, ये आप खुद करेंगे। आते हैं दूसरी इमेज पे। दूसरी इमेज में हमने कहा अगर हम सेल में देखें तो सॉल्यूट कितने हैं, 4 हैं। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ भी जो सॉल्यूट हैं वो कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, इसका मतलब अंदर का जो सॉल्वेंट है वो भी सेम होगा और बाहर का जो सॉल्वेंट है उसका अमाउंट भी सेम होगा। तो यहाँ पर सेल पे क्या फर्क पड़ेगा। अब आते हैं तीसरी इमेज पे। तीसरी इमेज में हमने देखा जो सेल के अंदर का जो सॉल्यूट है वो कम है, तो सॉल्वेंट कितना होगा, ज्यादा होगा। अगर आउटर सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो क्या है, यहाँ पे ज्यादा है। और अगर हम बात करें यहाँ पे सॉल्वेंट के बारे में तो सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पर हमने कहा कम होगा। दोनों का कंपैरिजन करते हैं। अब तो इजी है, अब तो कर सकते हैं यहाँ पर कि क्या क्या असर पड़ेगा। चलिए जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। तो देखो अब समझो चीजों को, ठीक है। पहले अगर हमने देखा, पहली जो इमेज हमने देखी उसमें हमने कहा कि जो सबसे पहले हम देखेंगे आउटर सॉल्यूशन को, ठीक है। आउटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो क्या है, हमें सॉल्यूट क्या है, कम है। सॉल्यूट के कम होने का मतलब है सॉल्वेंट ज्यादा है, और सॉल्वेंट के ज्यादा होने का मतलब मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर जो जो वाटर है, जो पानी है वो ज्यादा है। सेल में हमने कहा कि इसमें सॉल्यूट ज्यादा है, ठीक है, और सॉल्वेंट जो है वो कम है। सॉल्वेंट कम होने का मतलब मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे जो H2O है वो कम है। किसके अंदर, सेल के अंदर जो पानी है वो कम है। किसकी तुलना में, जो जिस सॉल्यूशन में, जो बाहर का जो सॉल्यूशन है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, समझ आया या फिर से बोलूं। देखो मैं ये इरेज कर रही हूँ, ये सारे पॉइंट्स में इरेज कर रही हूँ। अब हमने कहा सॉल्यूशन में जो ये सॉल्यूट है, ठीक है, ये कम है। सॉल्यूट के कम होने का मतलब है कि सॉल्वेंट ज्यादा है, ठीक है। सॉल्यूट के कम होने का मतलब है कि सॉल्वेंट जो है, ये जो है सॉल्वेंट, अच्छा सॉल्वेंट को हमने क्या बोला, वाटर बोला, ठीक है। तो वाटर क्या है, ज्यादा है। मैं ये जो कम वाला एरो है वो ऐसे दिखाऊंगी, ज्यादा वाले को ऐसे दिखाऊंगी, ठीक है, ज्यादा है। अब हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, दोनों का कंपेयर कर रहे हैं। इसमें ये जो सॉल्यूट है वो क्या है, आपने कहा वो ज्यादा है, और इसमें जो सॉल्वेंट है यानी कि H2O है वो क्या है, कम है। आ गया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन डिफरेंस हमारे पास आ गया है। इस कंडीशन में हमने कहा कि यानी कि जो पानी की मात्रा है वो बाहर के सॉल्यूशन में ज्यादा है सेल के कंपैरिजन में। तो अब बाहर से जो पानी है वो अंदर की ओर आएगा, ऐसे अंदर की ओर आएगा। जब पानी बाहर से अंदर की ओर आएगा तो सेल फूलेगी, यहाँ पे सेल क्या हो जाएगी, यहाँ पे फूल जाती है, ठीक है। सेकंड इमेज अगर हम देखें तो सेकंड इमेज क्या है, देखो सेकंड इमेज में हमने बोला कि यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूट बाहर भी सेम है, ठीक है। ये हटा रही हूँ मैं, कंफ्यूजिंग होगा। अगर हम गिने, हम गिन सकते हैं इजिली कि सेल के अंदर 4 सॉल्यूट बाहर है, 4 सेल के अंदर है। तो सॉल्वेंट का जो अमाउंट है यानी कि जो पानी का अमाउंट है वो बाहर के सॉल्यूशन में भी उतना ही है और अंदर के सॉल्यूशन में भी उतना ही है। तो इससे क्या होगा, क्या यहाँ पर वाटर की मूवमेंट नहीं होगी, वाटर की मूवमेंट होती, लेकिन जितना पानी अंदर आएगा उतना ही पानी बाहर जाएगा। इसका मतलब सेल पे कोई असर यहाँ पे नहीं पड़ेगा। ये सेल है, यहाँ पर सेल जो है वो फूल जाएगी, ठीक है। तीसरी कंडीशन में हमने क्या देखा, देखो तीसरी कंडीशन में हमने कहा सेल के अंदर जो सॉल्यूट है
वो काफ़ी कम है। इसका मतलब सेल के अंदर जो सॉल्वेंट है यानी कि H2O है वो काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में बाहर, क्योंकि बाहर के सॉल्यूशन में सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा था और ये जो बाहर के जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट ज़्यादा था, इसीलिए इसका सॉल्वेंट यानी कि इसमें जो वाटर है वो काफ़ी कम था। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आया सेल में, क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा थी तो सेल से पानी बाहर की ओर आ जाएगा। जब सेल से पानी बाहर की ओर आ जाएगा तो सेल एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगी, आपकी श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि जब सेल को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो वो श्रिंक हो जाती है। तो वो इन तीन में से कौन सी इमेज की बात यहाँ पर हो रही थी? देखो आंसर पे तो हम अभी आएंगे, लेकिन उन तीनों में से कौन सी इमेज की हम बात कर रहे थे, फर्स्ट सेकंड या थर्ड की? देखिए एक बार। सो क्लास हमारे पास क्वेश्चन आया था ऑस्मोसिस से रिलेटेड, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ऑस्मोसिस को हमने पढ़ा है, यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन का आंसर जो है वो अभी भी आपको यहाँ पे होमवर्क में करके लेकर के आना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या कहते हैं जब किसी सेल को किसी हाइपोटोनिक माध्यम में रखा जाता है और वो सिकुड़ जाती है। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।